नमस्कार दोस्तों, मैं नियार भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी अपनी YouTube चैनल पे जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। तो मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था आप सबको कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी टॉपिक्स है, उन सबके ऊपर हम लोग एक एक वीडियो बनाकर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर क्या होता है, ये एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज है वो सब क्या होता है। क्योंकि जनरली कोई भी नया बंदा जो स्टॉक मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले क्या सर्च करता है, वो सबसे पहले जाएगा गूगल पे और लिखेगा कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले वो वही टाइप करेगा। तो आज स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जितने भी बेसिक्स है, मतलब जितने भी बेसिक्स फंडा है कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो सब मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आपको मार्केट क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि मार्केट का तो सबको पता रहता है, क्या बात कर रहे हो। तो हाँ भाई, मार्केट क्या होता है कि जहां पर किसी चीज को लेने के लिए बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं, उस जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं। बराबर है। तो स्टॉक मार्केट का भी सेम ही है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे स्टॉक को लेने के लिए बायर और सेलर एग्रीगेट होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं। तो सिंपल आपका डेफिनेशन हो गया स्टॉक मार्केट का कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे स्टॉक को लेने के लिए बायर और सेलर मिलते हैं, उस जगह को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट हो गया। तो अभी आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि ये स्टॉक क्या है। ये स्टॉक मार्केट जिसको हम बोलते हैं उसको हम लोग शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं। तो मैं अभी से स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट बोलूंगा और स्टॉक को शेयर बोलूंगा। तो आइए समझते हैं कि ये शेयर क्या है। तो शेयर का मीनिंग ऐसा है कि कोई भी कंपनी है, कंपनी की मार्केट कैपिटल को इक्वली छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके जो यूनिट निकलता है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर। बराबर है। अगर कोई कंपनी है, एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसको उसके शेयर्स इश्यू करेंगे तो वो कैसे करेगी। सपोज उसकी मार्केट कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, तो वो क्या करेगी, 1 करोड़ को इक्वली छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देगी और 10 रुपए की फेस वैल्यू पे शेयर इश्यू करेगी, लोगों को शेयर अलॉट करेगी। किन लोगों को शेयर वो देगी, जो लोग एबीसी लिमिटेड में पैसा रोकना चाहते हैं। मतलब अगर मेरी खुद की कंपनी है, मेरी मार्केट कैपिटल है 1 करोड़ रुपया और मुझे अभी और पैसों की रिक्वायरमेंट है, मुझे अपनी कंपनी और ग्रो करनी है, मुझे या फिर कोई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा इश्यू निकालूंगा और मैं उसमें से मेरी जितनी कैपिटल है उसको इक्वली डिवाइड करके शेयर निकालूंगा और उन लोगों को शेयर दूंगा जो मुझे पैसे देंगे। बराबर है। यहां तक क्लियर है कि शेयर का डेफिनेशन क्या है। शेयर मतलब सिंपल है कि कोई भी कंपनी की मार्केट कैपिटल जितनी भी है, वो मार्केट कैपिटल को इक्वली छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके जो यूनिट निकलता है उसको बोलेंगे हम शेयर। राइट। आप शेयर को एक और तरफ से भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी के पास शेयर होता है, मतलब अब से, जैसे मैंने पहले बताया कि अब से मैं स्टॉक को शेयर बोलूंगा, तो अब से मैं शेयर को इक्विटी शेयर भी बोलूंगा। मतलब एक स्टॉक, शेयर और इक्विटी शेयर, ये तीनों कॉमन चीज है। बराबर है। तो जिसके पास शेयर होता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। बराबर है। जिसके पास शेयर होता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जिसके पास ये शेयर्स होते हैं उन लोगों को कंपनी उन लोगों को कुछ बेनिफिट्स भी देती है, जैसे कि वोटिंग का राइट है। कंपनी जब बोनस इश्यू करती है तो बोनस शेयर भी उनको मिलता है। कंपनी उनको डिविडेंड्स भी देती है। तो जिसके पास इक्विटी शेयर होता है कंपनी उनको काफी कुछ बेनिफिट्स भी देती है। तो हम लोग एक हिसाब से देखने जाए कि कंपनी जो है, अगर उस कंपनी के शेयर किसी इन्वेस्टर के पास है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी ने अपना कुछ हिस्सा वो इन्वेस्टर को दे दिया। मतलब कंपनी ने अपनी कुछ हिस्सेदारी में से वो इन्वेस्टर को कुछ हिस्सेदारी दे दी। तो वो जो इन्वेस्टर है, जिस इन्वेस्टर के पास कंपनी के शेयर है, वो क्या कहा जाएगा, वो कंपनी का मालिक कहा जाएगा। जी हाँ, उसको हम कंपनी के मालिक भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर भी कह सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। मतलब मैंने जब मालिक का जिक्र किया तो हम लोग ये भी एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मतलब ये एक मालिकाना हक दिखाती है कि जिसके पास शेयर है वो कंपनी के मालिक कहे जाएंगे। बराबर है। तो यहां तक क्लियर कि शेयर क्या है, शेयर का मीनिंग क्या है। तो स्टॉक मार्केट हो गया और स्टॉक मार्केट से शेयर भी हो गया। तो अभी एक और क्वेश्चन आएगा कि मुझे अभी ये शेयर लेना है, मुझे अभी शेयर में ट्रेडिंग करना है या शेयर लेना है, तो मैं कहां जाऊंगा। मुझे या कोई शेयर कोई दुकान में से मिलेगा या कोई मॉल में मिलेगा, तो जी नहीं,
शेयर जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म से मिलेगा। अब ये प्लेटफॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज आपको मोबाइल लेना है ऑनलाइन, तो आप क्या करोगे, आप अमेजोन पे जाओगे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, तो वो सब क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप ऑनलाइन कुछ भी खरीद और बेच सकते हो। मतलब खरीदने वाले आप है और बेचने वाली कंपनी है। आप कुछ नहीं बेच सकते, वहां पे बेचने वाले कंपनी वाले हैं और खरीदने वाले आप है। तो ये सब ऑनलाइन बाय एंड सेल के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग कुछ भी खरीद रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। तो अगर एक्सचेंज का डेफिनेशन निकालने जाए तो सिंपल है कि एक्सचेंज मीन्स अ प्लेस वेयर थिंग्स आर ट्रेडेड। एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर ट्रेडेड। मतलब एक्सचेंज वो जगह है जहां चीजों की खरीदारी और बिकवाली होती है। एक्सचेंज मीन्स exchange is a place where producers and consumers are meet. Exchange is a place where buyers and sellers are meet. Exchange is a place where things are bought and sold. क्लियर है एक्सचेंज का मीनिंग? जहां पे कुछ भी अगर आप देख रहे हो कि जहां पे कुछ चीजों की खरीदारी हो रही है और बिकवाली हो रही है जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सचेंज। शेयर मार्केट में जो प्लेटफॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज भी मैंने समझा दिया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो अभी तक क्लियर है कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये शेयर क्या है, और अगर आपको शेयर को परचेज करना है या सेल करना है, अगर आपके पास है तो, या फिर उसमें ट्रेडिंग करना है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप वो कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? फिर भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि चलो मैं एक्सचेंज पे जा रहा हूं तो मुझे शेयर बेचेगा कौन? अगर मेरे को शेयर लेना है तो मैं किससे पास से खरीदूंगा, और अगर मेरे पास शेयर है तो मैं किसको बेचूंगा? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको रिलायंस का शेयर लेना है तो आप सीधा मुकेश अंबानी से लेंगे, या फिर आपके पास रिलायंस के शेयर है तो आप सीधा मुकेश अंबानी को बेचेंगे। जब आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से, जब आप एक्सचेंज पे शेयर में ट्रेडिंग करते हो या एक्सचेंज से शेयर परचेज करते हो, तो आप किसी भी कंपनी से बाय नहीं करते हो, आप शेयर किसी और शेयर होल्डर से बाय करते हो जो कि शेयर बेचना चाह रहा है, जो कि ऑलरेडी एक शेयर होल्डर है और उसको शेयर बेचना है और आपको शेयर खरीदना है। तो आप किसी कंपनी से बाय नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, आप किसी और शेयर होल्डर से बाय कर रहे हो। क्लियर है? सेम वे अगर आपके पास शेयर है, इफ यू आर अ शेयर होल्डर, और अगर आपको उस शेयर को बेचना है तो आप किसी कंपनी को डायरेक्टली नहीं बेच रहे हो, आप किसी और इन्वेस्टर को बेच रहे हो, किसी और व्यक्ति को बेच रहे हो जिसको वो शेयर खरीदना है। क्लियर है? सही जा रहा हूं ना मैं? तो ये फंडा भी क्लियर हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, जो परचेज एंड सेल करते हैं, वो अंदर अंदर करते हैं, वो डायरेक्टली कंपनी टू कंपनी या इन्वेस्टर टू कंपनी नहीं होता। बराबर है? तो अब तक यहाँ पे स्टॉक मार्केट आ गया, शेयर आ गया, एक्सचेंज आ गया, और हम लोग किसके पास से शेयर लेते हैं। तो एक्सचेंज का तो चलो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि अमेजोन इज अ प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट इज अ प्लेटफॉर्म। तो शेयर मार्केट में जो एक्सचेंज है वो क्या है, वो कौन है, वो कौन चलाता है? तो इंडिया में काफी सारे एक्सचेंजेस है वैसे तो, लेकिन इंडिया में इक्विटी मार्केट में मेनली दो एक्सचेंज है, एक एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। एनएसई बाद में आया है, दोनों का हेड ऑफिस बॉम्बे में ही है, मतलब एक एनएसई है और एक बीएसई है। आपको किसी भी शेयर को परचेस करना है इक्विटी मार्केट में तो आपको एनएसई से या बीएसई से वो इजीली मिल जाएगा। कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो शायद खाली बीएसई पे मिलेगी आपको, एनएसई पे नहीं मिलेगी। कुछ कम वैल्यूएशन वाली कंपनी होगी या जिसकी मार्केट कैपिटल कम होगी, या फिर कोई नई एसएमई कंपनी आई है तो वो आपको खाली बीएसई पे मिलेगी। बाकी जनरली जो काफी सारी बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, लिस्टेड है, वो आपको दोनों प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी। आप चाहे एनएसई पे बाय करो या बीएसई पे बाय करो, दोनों एक ही फंडा है। तो हमने अब तक क्या देखा, स्टॉक मार्केट आ गया, स्टॉक आ गया, शेयर आ गया, मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या है वो भी आ गया, और एनएसई बीएसई क्या है वो भी आ गया। तो अब तक आपको पता चल गया कि अगर मुझे शेयर लेना है तो मैं एक्सचेंज के माध्यम से एनएसई या बीएसई से शेयर ले पाऊंगा।
तो अभी मैं ये शेयर ले पाऊंगा तो क्या उसके लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा उसकी हेड ऑफिस पे? अगर मुझे एनएससी से शेयर लेना है तो क्या मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा? जी नहीं, जो शेयर है वो ऑनलाइन ही आप ले पाओगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तो। डीमेट अकाउंट क्या है वो हम लोग देखते हैं इसके बाद, लेकिन सबसे पहले ये एक फॉर्म देख लेते हैं कि अगर आप शेयर को लेना है, आप एनएससी से शेयर लेते हो तो वो किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा। फॉर्म इन द सेंस कोई कागज में आएगा, कोई रिसिप्ट में आएगा, कोई ऑनलाइन आएगा या कोई कॉइन में आएगा? तो जी नहीं, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में आते थे, मतलब सर्टिफिकेट के फॉर्म में आते थे। मतलब एक सर्टिफिकेट इतना रहता था, उसके ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस उसकी कहाँ है, स्टैम्प, शेयर होल्डर का नाम वगैरह वगैरह लिखा होता था पहले के टाइम में। तो अभी वो बंद हो गया और काफी टाइम से शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपको सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है। मतलब फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपके बैंक के अकाउंट में, अगर आपके बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो वो जो पैसे है वो जब तक आप नहीं निकालते, जब तक आप एटीएम से नहीं निकालते तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और जब आप एटीएम से उसको निकालते हैं तब वो फिजिकल फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे ही आपके बैंक के अकाउंट में आप अगर ऑनलाइन यूज करते हो कुछ नेट बैंकिंग वगैरह और देखते हो कि भाई मेरा इतना बैलेंस है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, वैसे अगर आप कोई भी शेयर ऑनलाइन लेते हो तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ऐसे शो करेगा कि रिलायंस के शेयर है तो रिलायंस क्वांटिटी, अगर 100 है तो 100 क्वांटिटी, दिस इज होल्डिंग प्राइस, दिस इज मार्केट प्राइस, वो सब लिखा होगा। तो जो शेयर है वो पहले के टाइम में होते थे फिजिकल फॉर्म में, सर्टिफिकेट के फॉर्म में, लेकिन अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लगे। तो अभी तक क्लियर है कि अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी शेयर परचेस करना है तो आप एक्सचेंज के माध्यम से, एनएससी या बीएसई से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर परचेस कर पाओगे या उसमें ट्रेडिंग कर पाओगे। तो मतलब ये यहां तक तो क्लियर है, लेकिन फिर भी एक सवाल आता होगा कि ये जो मैं शेयर परचेस करूंगा वो मेरे सेविंग अकाउंट में आएंगे या मेरे करंट अकाउंट में आएगा, या फिर उसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा? तो जी हाँ, उसका जवाब है जी हाँ। आपको शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए या शेयर परचेज एंड सेल करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो अगर आप शेयर में परचेज एंड सेल करते हो तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो डीमेट अकाउंट में हो पाएगा, वो आपके किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में नहीं हो पाएगा। तो एक सवाल आएगा कि ये डीमेट अकाउंट कौन ओपन करता है, ये कहाँ पे ओपन करते हैं? तो उसके लिए भी एक आंसर है कि जो डीमेट अकाउंट है वो किसी बैंक में भी आप ओपन करवा सकते हो अगर बैंक में वो फैसिलिटी अवेलेबल है, या फिर पर्टिकुलर इसके लिए स्टॉक ब्रोकर है। अगर आपको, जैसे आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो आप किसी बैंक में जाओगे, राइट है। अगर आपको लोन चाहिए तो आप किसी बैंक में जाओगे या किसी फिनेंस कंपनी में जाओगे। लेकिन अगर आपको शेयर में ट्रेडिंग करना है और उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। मतलब आप कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर के वहां जाके डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाओगे, उसका काम अलग है। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टॉक ब्रोकर के पास। तो बहुत ही सिंपल है, वो स्टॉक ब्रोकर है वो कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर देगा। बराबर है यहीं तक। फिर अगर आपको डीमेट अकाउंट में कोई भी शेयर लेना है, बेचना है और उसमें डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना है तो वो आप डेली बेसिस पे डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो, या उसमें आपको अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर उसमें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो भी शेयर लोगे वो आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे। तो अगर जो लोग पहली बार ये शेयर मार्केट का वीडियो कुछ देख रहे हैं या कुछ नए बंदे हैं, उनको शायद ये टर्म समझ में नहीं आया होगा कि डीमेट अकाउंट और ये ब्रोकर क्या है। उनका शायद बैंक में अकाउंट होगा तो वो उनको कोई टेंशन नहीं होगा कि भाई मेरा बैंक में इतना बैलेंस है, इतना पैसा पड़ा है तो बैंक बंद होने वाला नहीं है, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन ये जो लोग हैं कि जो ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर का नाम पहली बार सुन रहे हैं, और अगर उनके मन में या उनके दिमाग में कहीं ये क्वेश्चन आता है कि मेरा तो इतना इन्वेस्टमेंट है इस ब्रोकर के पास, मेरा डीमेट अकाउंट XYZ लिमिटेड ब्रोकर के पास है, और इन केस फ्यूचर में अगर वो ब्रोकर शटडाउन हो जाता है, मतलब वो ब्रोकर अपनी कंपनी बंद कर देता है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? मैंने मेरी मेहनत से जो पैसे कमाए हैं और उस पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में, जो भी शेयर परचेस करके रखे हैं जिस ब्रोकर के पास, अगर वो इन फ्यूचर वो अपनी कंपनी बंद कर देता है तो मेरा क्या होगा, मेरे शेयर्स का क्या होगा? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और एजेंट है। स्टॉक ब्रोकर वैसे एजेंट ही है, मीडिएटर ही है,
तो यहाँ पे अभी एक और एजेंट की एंट्री होती है जिसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बोलेंगे? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डिपोजिटरी का पार्ट है। तो डिपोजिटरी क्या है? तो अगर आप कोई भी शेयर परचेस करते हो किसी भी ब्रोकर के वहां पे, तो वो जो शेयर है वो एक्चुअली स्टोर होता है डिपोजिटरी के पास, मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। आप किसी भी ब्रोकर के पास अगर अकाउंट ओपन करवाते हो डीमेट अकाउंट, तो वो डीमेट अकाउंट जो है वो उसको डिपोजिटरी में ओपन करना कंपलसरी है। मतलब वो या फिर एनएसडीएल में ओपन करेगा या सीडीएसएल में ओपन करेगा। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है। जो आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, आपके जितना शेयर्स है, वो सब वहां पे एकदम सेफ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट किसी ब्रोकर के पास है, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर वो बंद भी हो गया तो आपके जो शेयर है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के अकाउंट में स्टोर है, सेफ है। तो ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में एक कड़ी है, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने देख लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या है। अगर आपको शेयर बाय करना है तो आप एक्सचेंज के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन करके आप शेयर परचेस कर पाओगे। यहां तक क्लियर है? ओके। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में एक बार बता देता हूं। जैसे ही हमारे इक्विटी में दो बड़े एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, वैसे ही इक्विटी मार्केट में दो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। दोनों का काम एक ही है। आपका डीमेट अकाउंट चाहे एनएसडीएल में हो चाहे सीडीएसएल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सबके ऊपर इनका एक बाप बैठा है जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट को फंक्शन करती है। तो आइए समझते हैं कि सेबी का शेयर मार्केट में क्या रोल है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट में। तो अगर स्टॉक मार्केट में कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो आप सेबी के पास जा सकते हो। शेयर मार्केट में कुछ भी गलत होता है तो उसको सही करने का काम सेबी करती है। अगर वो कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है या कि कोई किसी को चीट कर रहा है तो आप सेबी के पास कंप्लेंट कर सकते हो, बराबर है। तो सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो इन्वेस्टर्स के हितों का रक्षण करना, मतलब वो एक प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर अगर किसी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग होता है या किसी कंपनी का कोई सपोज भाव 2 रुपया है और 2 महीने में उसका भाव 200 हो जाता है, तो वहां पे समझ में आता है कि कुछ गलत हुआ है, तो वहां पे सेबी जाके एक्शन लेती है। तो ये काम सेबी का है। कोई भी नई गाइडलाइन शेयर मार्केट में अगर इश्यू करनी है, कोई नया फंक्शन ऐड करना है, तो वो काम भी सेबी का है। तो इन शॉर्ट मार्केट का जो रेगुलेटर है, जो भी कंट्रोलर है, वो सेबी है। तो मार्केट को सेबी ने पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट। सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, फंक्शन करता है। तो यहां तक क्लियर है, बराबर है। सेबी के और भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है और भी काफी सारी बातें हैं जो सेबी डिसाइड करती है, सेबी के कंट्रोल में। उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर सेबी के ऊपर। लेकिन यहाँ तक इतना जो बेसिक था सेबी का वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहां तक क्लियर है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और डीमेट अकाउंट ओपन करके एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से आप कोई भी शेयर बाय या सेल कर पाओगे। ओके। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी यहाँ जितनी भी चीजें बताई है, जितना भी समझाया है, वो सब थियोरेटिकल पार्ट था। मतलब मैंने आपको सब चीजों की डेफिनेशन भी समझाई और सभी चीजों को एग्जाम्पल के साथ भी समझाया। तो यहाँ पर हमारा जो है वो थियोरेटिकल पार्ट खत्म होता है। तो चलिए अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि एग्जैक्टली ये शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है प्रैक्टिकली। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है कि आपने ब्रोकर के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा दिया, तो क्या आप ऐसे ही उसमें शेयर परचेस कर पाओगे? आप ऐसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? जी नहीं। सबसे पहले अगर आपको डीमेट अकाउंट में शेयर परचेस करना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। आपको डीमेट अकाउंट में पैसे लगेंगे, डीमेट अकाउंट में शेयर परचेस के लिए। अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आप उसको बाय नहीं कर पाओगे। तो जब भी कोई भी ब्रोकर आपका डीमेट अकाउंट ओपन करता है तो वो डीमेट अकाउंट से आपका बैंक का अकाउंट भी लिंक करता है ताकि आप वो बैंक से आपका पैसा डीमेट अकाउंट में ऐड कर पाओ, बराबर है। तो जब तक आप बैंक से आपका पैसा डीमेट अकाउंट में नहीं डालोगे तब तक वो आपको शेयर बाय करने नहीं देगा। तो एक चीज क्लियर, अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है तो आप शेयर बाय कर पाओगे। तो चलो
अब तक ये भी हो गया कि आपने बैंक से पैसा जितना भी आपको शेयर लेना है वो ऐड कर दिया। सपोज आपको 1,000 रुपए के शेयर लेने हैं तो आपने 1,000 रुपए अपने बैंक से अपने डीमेट अकाउंट में ऐड कर दिए। तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? अगर आपने पैसे भी ऐड कर दिए हैं तो आप उसको बाय कैसे करोगे? आप कहां जाओगे उसको बाय करने के लिए? तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। आप जिस भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिस प्लेटफॉर्म से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो या बाय एंड सेल कर सकते हो शेयर्स में। तो वो प्लेटफॉर्म चाहे एप्लीकेशन के फॉर्म में हो या कोई सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो या कोई वेबसाइट हो, मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि आप कोई भी ब्रोकर XYZ के पास आपने अकाउंट ओपन करवाया तो वो ब्रोकर आपको अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा जिस प्लेटफॉर्म से आप शेयर परचेस कर पाओ, या फिर उसकी कोई मोबाइल की एप्लीकेशन होगी जो एप्लीकेशन यूज करके आप उसमें ट्रेडिंग कर पाओ, या उसकी खुद की कोई वेबसाइट होगी जिसमें लॉग इन करके आप शेयर मार्केट में परचेस एंड सेल कर पाओ। तो यहां तक क्लियर है कि आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, पैसे भी डाल दिए और ब्रोकर ने आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है वहां पे जाके आपने शेयर परचेस एंड सेल करना भी चालू कर दिया, राइट? चलिए आइए इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सपोज मुझे HDFC बैंक के शेयर बाय करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी ब्रोकर ने एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है उसके द्वारा मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा और HDFC बैंक को मैं सर्च करूंगा, और सपोज चलो HDFC बैंक मेरे सामने आ गया तो उसका क्या रेट होगा, वो किस रेट पे मिलेगा, वो रेट किसने डिसाइड किया होगा, वो भी तो समझना है ना। शेयर का जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन समझेगा? तो लेट्स समझते हैं कि जो शेयर का रेट है वो कौन डिसाइड करता है। तो सिंपल है, कोई उसमें दिमाग लगाना नहीं है। शेयर का जो रेट है, स्टॉक मतलब शेयर का जो भी रेट है, जो भी भाव है, वो बायर एंड सेलर डिसाइड करते हैं। शेयर का जो रेट है वो बायर एंड सेलर डिसाइड करते हैं। तो अभी इसमें रूल क्या है, इसमें क्या फंडा क्या होता है? तो शेयर का जो रेट है उसमें डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो होता है। आप कहीं भी जा लो, चाहे इकोनॉमी में जा लो या स्टैटिस्टिक्स में जा लो या शेयर मार्केट में आ जाओ, जब भी भाव की बात आती है, जब भी कोई भी रेट की बात आती है तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई के रूल की बात आती है। मतलब ये सब जो भी रेट है, जो भी भाव है, वो किसको फॉलो करते हैं? वो डिमांड और सप्लाई के रूल को फॉलो करते हैं। तो अभी कौन से फैक्टर्स डिमांड इंक्रीज करते हैं, कौन से फैक्टर सप्लाई इंक्रीज करते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपको रेट के बारे में कोई दिक्कत है तो आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, हायर द बायर प्राइस विल गो अप, हायर द सेलर प्राइस विल गो डाउन। मतलब जितने बायर ज्यादा होंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी तो उसका भाव ऊपर जाएगा, जितने सेलर ज्यादा होंगे, जितना सप्लाई बढ़ेगा उसका भाव नीचे गिरेगा। हायर द बायर प्राइस विल गो अप, हायर द सेलर प्राइस विल गो डाउन इन एनी कंडीशन, इन एनीवेयर, इन एनी कंडीशन, इन एनीवेयर। तो रेट के बारे में पता चल गया कि रेट कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होता है, बराबर है। तो चलो अभी सपोज देख लो कि HDFC बैंक का रेट है 1,000 रुपए। तो HDFC बैंक का जो शेयर है वो NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है, बराबर है। तो ये मुझे मार्केट रेट से आसानी से मिल जाएगा। HDFC बैंक का शेयर मार्केट भाव से मुझे एकदम इजीली मिल जाएगा, उसके लिए मुझे कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर उस HDFC बैंक का जो शेयर है उसका भाव चल रहा है 1,000 रुपए, तो मैं अगर मार्केट से लूंगा तो मुझे मिल जाएगा आसानी से। लेकिन मुझे उसको 1,000, लेकिन अगर मुझे उसको 990 में लेना है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे आएगा तब मुझे लेना है, मुझे 10 रुपए कम रेट में लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो आप ऑर्डर डालते हैं वो बाय करने के लिए वहां पे 990 करना पड़ेगा प्राइस में। तो जब भी HDFC बैंक का भाव, उसके शेयर का भाव 990 आएगा तब आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली, आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बराबर है। तो एक जो चीज है वो फाइनल हो गई कि जो शेयर है वो आप मार्केट रेट से भी खरीद सकते हो और आप उससे कम रेट पे भी खरीद सकते हो। लेकिन कम रेट की जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जब वो कम रेट आएगा तभी आप उसको बाय कर पाओगे, ये कंडीशन है। तो अगर आपको भाव से ऊपर बाय करना है तो भी मिल जाएगा, अगर आपको भाव पे बाय करना है तो भी मिल जाएगा, और अगर आप जो भाव चल रहा है उसको उससे कम रेट में बाय करना है तो भी आसानी से मिल जाएगा। तो यहां तक क्लियर है कि जो स्टॉक का रेट है वो कैसे डिसाइड होता है और हमें किस रेट पे बाय करना है, बराबर है। तो अब तक शेयर मार्केट क्या है, और अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो मैंने थियरेटिकल भी बता दिया, थियरी में, और प्रैक्टिकल भी समझा दिया कि आपको कैसे करना है। तो चलिए आज एक टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप जब भी न्यूज चैनल में शेयर मार्केट
के बारे में देखते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो अक्सर ये आप देखते होंगे कि आज शेयर मार्केट इतना बढ़ गया, आज शेयर मार्केट इतना अंक गिर गया, आज शेयर मार्केट एकदम लुढ़क गया। तो वो कैसे पता चल रहा है कि आज शेयर मार्केट बढ़ा या गिरा है? तो वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन इंडिकेट करता है कि शेयर मार्केट कैसे बढ़ा और कैसे गिरा, कितना बढ़ा और कितना गिरा? तो ये जो है वो शेयर मार्केट के इंडेक्स होते हैं, शेयर मार्केट के इंडाइसिस होते हैं। आप इंडेक्स बोलो या इंडाइसिस, दोनों एक ही चीज है। तो जो शेयर मार्केट की इंडेक्स है वो इंडिकेट करते हैं मार्केट के ट्रेंड को, कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है मतलब पॉजिटिव है, या डाउन ट्रेंड में है मतलब नेगेटिव है। ये जो है वो मार्केट के इंडेक्स डिसाइड करते हैं। तो ये इंडेक्स क्या है, बराबर है। तो इक्विटी मार्केट में जनरली हमारे यहाँ काफी सारे इंडेक्स है, लेकिन जो मेन इंडेक्स है वो दो है। एक है सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई से जुड़ा हुआ है, और एक है निफ्टी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई से जुड़ा हुआ है। सेंसेक्स इज फॉर बीएसई, एनएसई इज फॉर एनएसई। तो ये सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो कि बीएसई पे जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। सेंसेक्स बीएसई पे जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आज सेंसेक्स बढ़ा है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि सेंसेक्स में बीएसई पे जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसमें से ज्यादातर कंपनी आज कल की कंपैरिजन में आज बढ़ी हुई है, और अगर सेंसेक्स डाउन है तो वो सब कंपनी आज कल की कंपैरिजन में डाउन है। और जो सेंसेक्स है उसको हम लोग बीएसई 30 भी बोल सकते हैं और बीएसई सेंसेक्स भी बोल सकते हैं। तो सेंसेक्स एक्चुअली है क्या, वो हमको कहां देखने को मिलता है, वो कौन डिसाइड करता है? तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां है। कितनी? सेंसेक्स में 30 कंपनियां है जो कि सेंसेक्स में ऐड की गई है, और उन 30 कंपनी जैसे ही वो 30 कंपनीज में मूवमेंट आती है, 30 कंपनीज ऊपर नीचे होती है, उनके बेस पे सेंसेक्स भी ऊपर नीचे होता है। तो ये 30 कंपनी किसने डिसाइड की है? सेंसेक्स पे तो करीब मतलब बीएसई पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करीब 5500 कंपनी लिस्टेड है। तो कौन सी 30 कंपनियां हैं जो सेंसेक्स में ऐड की गई हुई है? तो ऐसी 30 कंपनियां हैं जो बहुत ही नामचीन है, जो बहुत ही जायंट कंपनियां है, और जिसकी मार्केट कैपिटल जो है वो बाकी कंपनी की कंपैरिजन में ज्यादा है, मतलब फाइनेंशियली एकदम गुड है। फाइनेंशियली जो कंपनी स्ट्रांग है, मार्केट कैपिटल ज्यादा है, एकदम नामचीन है, एकदम जायंट है, वो सब अलग अलग सेक्टर से ली गई हुई कंपनियां सेंसेक्स में ऐड की गई हुई, मतलब रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, एलएनटी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सब सेंसेक्स में है। तो इन कंपनियों में जैसे मूवमेंट आता है वैसे सेंसेक्स में मूवमेंट आता है। ये कंपनियां डाउन होती है और सेंसेक्स डाउन होता है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि आज मार्केट डाउन है। ये कंपनियां बढ़ती है तो सेंसेक्स बढ़ता है। एक इंडेक्स खत्म हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है निफ्टी जो कि एनएसई से जुड़ा हुआ है। मतलब निफ्टी क्या है? निफ्टी जो है वो एनएसई पे जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उन सबको इंडिकेट करती है, उन सबका ट्रेंड बताती है कि अगर आज निफ्टी बढ़ी हुई है कल की कंपैरिजन पे, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि एनएसई पे जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है वो आज बढ़ी हुई होगी। वो सब कंपनियां एनएसई वाली सब बढ़ी हुई होगी। अगर वो निफ्टी डाउन है तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो सब कंपनियां आज डाउन है कल की कंपैरिजन में। तो ये निफ्टी क्या है और निफ्टी में कौन कौन सा स्टॉक है? जैसे कि एनएसई में मैंने बताया कि मैंने जैसे बीएसई में बताया, बीएसई सेंसेक्स में 30 कंपनी है, तो एनएसई पे 50 कंपनी है। एनएसई में निफ्टी में 50 कंपनी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? निफ्टी 50। तो वो 50 कंपनी किस बेस पे लिया है? जिस बेस पे सेंसेक्स की 30 कंपनी ली है उसी बेस पे निफ्टी की भी 50 कंपनी चुनी गई है। मतलब जो फाइनेंशियली गुड है, जिसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, जो बहुत ही जायंट है, वो सब क्राइटेरिया एनएसई पे, निफ्टी में भी उन लोगों ने कंसीडर किया है। तो जो भी एनएसई पे करीब 1700-1800 कंपनियां लिस्टेड है, उनमें से जो अच्छी बड़ी कंपनी है वो सब निफ्टी में ऐड की गई हुई है। और निफ्टी जो है वो फ्यूचर में ट्रेडेबल भी है, मतलब आप निफ्टी में ट्रेड भी कर सकते हो। अब वो कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, अगर आप निफ्टी बाय करते हो तो क्या आप पूरा मार्केट बाय कर लेते हो, वो हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे निफ्टी फ्यूचर के ऊपर, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जो निफ्टी का इंडेक्स है वो फ्यूचर में ट्रेडेबल है। अगर आप निफ्टी बाय करते हो तो आप पूरा मार्केट बाय कर सकते हो, ऐसा आप मान के चल सकते हो।
राइट। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया कि शेयर मार्केट क्या है, अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी शेयर लेना है तो आपको ब्रोकर के पास जाके डीमैट अकाउंट ओपन करके एक्सचेंज के माध्यम से आप शेयर बाय कर सकते हो। मैंने थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया, फिर आपको वो भी बता दिया कि ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। अगर निफ्टी सेंसेक्स बढ़ा हुआ है तो मार्केट आप आज ऊपर है, अगर निफ्टी और सेंसेक्स कम है कल की कंपैरिजन में गिरा हुआ है तो मार्केट आज डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक मार्केट से या शेयर मार्केट के जो भी बेसिक्स थे, जो भी जहां पे भी कोई डेफिनेशन लगता था या कुछ मीनिंग लगता था, वो सब पार्ट जितने भी है वो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझा दिया है। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि तो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जितने भी थियरेटिकल चीजें हैं और प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि बेसिक्स डिसाइड करती है, जो भी बेसिक है, जो जानना जरूरी है, वो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में उसको सब कंप्लीट कर दिया है। और बस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, मैंने जितना सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आप फिर भी ये वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको किसी में भी उसमें डाउट आता है तो यू कैन कमेंट, मैं डेफिनेटली कमेंट रीड करके आपको आंसर भी करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सोचूंगा कि लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब मैं मेरा अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए